हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है नंबर 2 यूनिट बैंकिंग। इकाई बैंकिंग बैंकों के संगठन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक का केवल एक ही कार्यालय होता है और कुछ विशेष दशाओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों में उसकी शाखाएं नहीं होती। इकाई बैंकिंग के विषय में सेयर्स ने लिखा है कि इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक के कार्यकलाप सामान्यतः एक एकाकी कार्यालय तक सीमित कर दिए जाते हैं। यद्यपि कुछ को कठोरतापूर्वक सीमित क्षेत्र के भीतर शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी जाती हैं। प्रोफेसर कैंट के अनुसार इकाई बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय बैंक एक पृथक निगम के रूप में होता है। उसका अलग पूंजीकरण होता है। उसकी पूंजी, उसकी संचालन सभा व अंशधारी सभा भी अलग अलग होती है। यह बैंकिंग प्रणाली अमेरिका में बहुत लोकप्रिय है। वहाँ हजारों की संख्या में विभिन्न नगरों में छोटे छोटे बैंक होते हैं और सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य अपने एकल कार्यालय से संपन्न करते हैं। वास्तव में इकाई बैंकिंग प्रणाली का आधार यह विचार है कि किसी बैंक का प्रारंभ स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा ही होना चाहिए ताकि वह स्थानीय आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के साथ तालमेल रखते हुए कार्य कर सके, क्योंकि स्थानीय व्यक्तियों को स्थानीय दशाओं का अच्छा ज्ञान होता है। इस दृष्टि से इकाई बैंकिंग एक आदर्श बैंकिंग प्रणाली कही जाएगी। अब आता है मेरिट्स ऑफ यूनिट बैंकिंग, यानी कि इकाई बैंकिंग के लाभ। इकाई बैंकिंग प्रणाली के निम्नांकित लाभ हैं। नंबर 1, फैसिलिटी इन मैनेजमेंट, यानी प्रबंध में सुविधा। इस बैंकिंग पद्धति के अंतर्गत बैंक का आकार छोटा होता है, जिस कारण उसके प्रबंध, निरीक्षण एवं संचालन में सुविधा रहती है तथा प्रबंध से होने वाले अपव्यय भी समाप्त हो जाते हैं। नंबर 2 है एवोल्यूशन ऑफ इनएफिशिएंट बैंक, यानी अकुशल बैंकों की समाप्ति। यदि कोई बैंक आर्थिक दृष्टि से दुर्बल और अकुशल है तो वह जीवित नहीं रह सकता। कुछ समय के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाता है तथा बैंकिंग प्रणाली पर बोझ नहीं बनने पाता। नंबर 3 है चेक ऑन फॉर्मेशन ऑफ मोनोपॉलिसीज, एकाधिकार के निर्णय पर रोक। बैंक छोटे छोटे और स्थानीय होते हैं, जिस कारण इस प्रणाली में एकाधिकारी संस्थाओं के उत्पन्न होने का डर नहीं रहता। नंबर 4, इंक्रीज इन बैंक एफिशिएंसी, यानी कि बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ना। बैंक को अपने दैनिक कार्यों के लिए किसी मुख्यालय के आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वह अपने निर्णय स्वयं लेता है। इससे कार्य समय पर होते रहते हैं और विलंब नहीं होता। नंबर 5 है इंटिएटिव, यानी कि पहल शक्ति। बैंक अधिकारी स्थानीय दशाओं से अच्छी तरह परिचित होते हैं, अतएव वे अपनी ओर से पहल करते हुए नए कार्य कर सकते हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था लोचपूर्ण बन जाती है। नंबर 6, सूटेड टू फ्री एंटरप्राइज, स्वतंत्र व्यवसाय के अनुकूल। इकाई बैंक प्रायः निजी साहस द्वारा संचालित होते हैं। इनके कार्य संचालन में निजी क्षेत्र को अपनी प्रतिभा दिखाने का समुचित अवसर मिलता है। नंबर 7, बेस्ड ऑन लोकल नीड्स, स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित। इकाई बैंकिंग में स्थानीय आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है और इनमें परिवर्तन होने पर बैंक अपनी रीति नीति को बदल लेते हैं। इससे स्थानीय आवश्यकताएं समुचित रूप से पूरी होती रहती हैं। अब आते हैं शॉर्टकमिंग्स ऑफ यूनिट बैंकिंग, यानी कि इकाई बैंकिंग के दोष। इसमें सुनिए, इकाई बैंकिंग भी शाखा बैंकिंग के समान निर्दोष नहीं हैं। इनमें निम्न दोष देखे जाते हैं। नंबर 1 है नो स्कोप
फॉर डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण संभव न होना, इकाई बैंकों का आकार छोटा होने और उनके आर्थिक साधन सीमित रहने के कारण उसमें समुचित श्रम विभाजन करने एवं विशिष्टीकरण को अपनाने का अवसर नहीं मिलता। परिणामतः इनके लाभ भी बैंकों को नहीं मिलते। नंबर 2, रिस्क इज़ नॉट जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जोखिम का भौगोलिक वितरण नहीं। इकाई बैंक केवल एक ही स्थान में स्थापित होता है, वहीं उसके सारे कार्यकलाप केंद्रित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि उस स्थान पर व्यावसायिक मंदी छा जाए अथवा अन्य कठिनाइयां उत्पन्न हो जाए तो बैंकों के विफल होने का डर रहता है। अब नंबर 3 आता है हायर रेमिटेंस कॉस्ट, यानी कि पूंजी के स्थानांतरण पर अधिक व्यय। इकाई बैंक भी की अन्य संस्थानों में निजी शाखाएं नहीं होती, अतः पूंजी के स्थानांतरण के लिए उसे प्रतिनिधि बैंकों की आवश्यकता पड़ती है। ये भी अपना कमीशन चार्ज करते हैं। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान को पूंजी भेजना महंगा और असुविधाजनक बन जाता है। नंबर 4, डिस्पैरिटी इन इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरों में भिन्नता। पूंजी का स्थानांतरण महंगा और असुविधाजनक होने का ही यह दुष्परिणाम होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में ब्याज दरें असमान रहने लगती हैं। औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्रों में ब्याज दर नीची देखी जाती हैं, किंतु पिछड़े एवं कम विकास वाले क्षेत्रों में ऊंची दर प्रचलित होती है। इससे इन क्षेत्रों के विकास में बाधा पड़ती है। नंबर 5 है डिफ़िकल्टी इन फेसिंग इकोनॉमिक्स क्राइसिस, यानी कि आर्थिक संकटों का सामना करने में कठिनाई। अपने छोटे आकार और सीमित आर्थिक साधनों के कारण इकाई बैंक आर्थिक संकटों का सामना नहीं कर पाते। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि महान मंदी के दौरान अमेरिका में सैकड़ों बैंक फेल हो गए थे। छोटे छोटे नगरों और कस्बों में बैंकिंग सुविधाएं विकसित न हो पाई थीं, जबकि शाखा बैंकिंग हानि उठाकर भी छोटे छोटे नगरों और कस्बों में अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। इकाई बैंक छोटे स्थानों में स्थापित होने से में कठिनाई अनुभव करते हैं, क्योंकि वहां होने वाली किसी हानि की पूर्ति करने का उन्हें कोई अवसर नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके आर्थिक साधन भी सीमित होते हैं। इकाई बैंकिंग के अंतर्गत सरकार को अनेक छोटे छोटे बैंकों से व्यवहार करना पड़ता है। प्रत्येक बैंक पर अलग अलग निरीक्षण व नियमन रखना अत्यंत कठिन व खर्चीला काम होता है। सीमित साधनों वाले और छोटे आकार के बैंकिंग की नवीनतम कार्यविधियां एवं यंत्रों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिससे बैंकिंग सेवा का स्तर नीचा रहता है। अब आता है मेजर्स टू कंट्रोल शॉर्टकमिंग्स ऑफ यूनिट बैंकिंग, यानी कि इकाई बैंकिंग के दोषों का उपचार। अमेरिका व अन्य देशों में जहां इकाई बैंकिंग प्रचलित है, इसके उपयुक्त दोषों को दूर करने हेतु कुछ उपाय किए गए हैं, जो कि संक्षेप में निम्न प्रकार हैं। सुनिए इसमें। नंबर 1 है लिमिटेड राइट टू ओपन ब्रांचेस, यानी कि सीमित शाखाएं खोलने का अधिकार। अमेरिका में कुछ बैंकों को अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में शाखाएं खोलने का अधिकार दिया गया है, ताकि वे अपना व्यवसाय बढ़ाकर पर्याप्त लाभ कमा सकें। नंबर 2 आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंट बैंक्स, यानी कि प्रतिनिधि बैंकों की स्थापना। इसमें सुनिए। अमेरिका में प्रतिनिधि बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया है, ताकि ये छोटे छोटे इकाई बैंकों के अतिरिक्त कोष अपने यहाँ जमा करें, उनको परामर्श दें, उनको पूंजी के स्थानांतरण में
सहायता दें और आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी दें। जिस प्रकार माला के मन के एक डोरे में पिरोए जाने पर अधिक लाभप्रद बन जाते हैं, उसी प्रकार प्रतिनिधि बैंकों के द्वारा देश के विभिन्न इकाई बैंक आपस में जुड़ जाते हैं और अधिक कुशल सेवा प्रदान करने लगते हैं, किंतु उनका अस्तित्व पृथक ही बना रहता है। नंबर 3 आता है एनकरेज टू चैन बैंकिंग एंड ग्रुप बैंकिंग। चेन बैंकिंग एंड ग्रुप बैंकिंग, श्रृंखला एवं समूह बैंकिंग को बढ़ावा। अमेरिका में श्रृंखला बैंकिंग, चेन बैंकिंग और समूह बैंकिंग यानी कि ग्रुप बैंकिंग के विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। श्रृंखला बैंकिंग के अंतर्गत 2 या अधिक बैंकों पर एक ही व्यक्ति का प्रभुत्व होता है। समूह बैंकिंग के अंतर्गत 2 या अधिक बैंकों का प्रबंध एक ही कंपनी या ट्रस्ट द्वारा होता है। इस प्रकार इकाई बैंकिंग के साथ साथ शाखा बैंकिंग के लाभ भी प्राप्त होने लगते हैं। इसका कारण यह है कि यद्यपि बैंक अलग अलग होते हैं, तथापि स्वामित्व की एकता होने से उनकी नीतियों का समन्वय करना सुगम हो जाता है। शाखा बैंकिंग और इकाई बैंकिंग दोनों प्रणालियों के गुणदोषों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही प्रणालियाँ अपूर्ण हैं, किंतु जैसा कि प्रोफेसर टॉमस ने लिखा है, शाखा बैंकिंग प्रणाली अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि इस पे अपेक्षाकृत कम दोष पाए जाते हैं। प्रोफेसर सेयर्स के मतानुसार सापेक्षिक रूप से शाखा बैंकिंग प्रणाली में लाभ अधिक है और इसलिए यह आशा करनी चाहिए कि विश्व की प्राचीन बैंकिंग प्रणाली इसी दिशा में विकसित होगी। अमेरिका जैसे देशों की विशेष परिस्थितियां हैं, वहाँ प्रत्येक विभाग में पर्याप्त पूंजी और अन्य साधन सुलभ होने से इकाई बैंकिंग ठीक हो सकती है, किंतु पिछड़े हुए देशों के लिए इकाई बैंकिंग को कदापि उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। स्वयं अमेरिका में भी अर्थशास्त्रियों और मुद्राशास्त्रियों का एक वर्ग इकाई बैंकिंग की उपयुक्तता को अस्वीकार करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।